वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महिमाती सालेन टोपो। आज हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है ये प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा दिया गया है और इसमें प्रोफेसर डाल्टन ने कैसे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताया है इसके बारे में हम इसमें विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत समझने के पहले हम कुछ बातों को ध्यान देंगे। प्रोफेसर डाल्टन ने जब अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताया तो उसमें ये बताया कि सरकार अपनी लोकक्रिया या राजस्व के अंतर्गत दो कार्य करती है। एक कार्य है आय प्राप्त करना और दूसरा प्राप्त आय को व्यय करना। अब सरकार के पास सबसे प्रमुख समस्या आती है कि कितनी आय प्राप्त करे और कितना व्यय करे। इस संदर्भ में प्रोफेसर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसी सिद्धांत के बारे में हम इसमें विस्तृत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धांत की व्याख्या प्रोफेसर डाल्टन ने किस प्रकार की है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है सामाजिक आय में कमी एवं वृद्धि। इस संबंध में प्रोफेसर डाल्टन मानते हैं कि लोक आय एवं लोक व्यय में विपरीत संबंध पाया जाता है। लोक आय और लोक व्यय यानी कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के परिणाम क्रमशः विपरीत दिशा में होते हैं। लोक आय यानी कि सरकार की आय बढ़ने पर लोगों की आय कम होती है, क्योंकि सरकार जब आय प्राप्त करना चाहती है तो सरकार कर लगाकर लोगों की जेब से आय निकाल लेती है। जब सरकार कर लगाती है तो लोगों की जेब खाली हो जाती है। आय कम होने से लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जब सरकार सार्वजनिक आय को, जो कर के रूप में उसे आय प्राप्त हुआ है, उसको जब सरकार खर्च करती है तो सामाजिक आय बढ़ती है, जिसके कारण सामाजिक लाभ भी बढ़ता है। अर्थात इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि सरकारी आय व्यय का समायोजन इस प्रकार हो कि करारोपण से उत्पन्न सामाजिक त्याग या असंतोष कम हो और लोक व्यय यानी कि सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाला जो सामाजिक लाभ है वो अधिकतम हो। इस दशा में ही अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु है कर आय और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस बिंदु में प्रोफेसर डाल्टन ने ये बताने का प्रयास किया है कि कर से प्राप्त आय सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि कर से प्राप्त आय और सरकारी व्यय दोनों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील होता है। सरकार आय प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे अधिक कर लगाती है वैसे वैसे समाज की आय कम होती जाती है और लोगों का जो सामाजिक त्याग है वो बढ़ता जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में सरकार को सीमांत सामाजिक त्याग के अनुसार कर लगाना चाहिए। सरकार जब कर लगाती है तब कर का भार सभी समाज के सभी वर्ग पर समान रूप से पड़े, इन बातों को ध्यान में रखकर कर लगाना चाहिए। अर्थात उन्होंने अपने ये सिद्धांत में ये बताया है कि कर भार सभी पर समान रूप से पड़े, इसमें कुल सामाजिक त्याग कम से कम होगा। अर्थात आय बढ़ने पर कर में वृद्धि हो और आय कम होने पर कर की मात्रा में कमी हो। सरकार इस दशा को प्रगतिशील करारोपण प्रणाली द्वारा प्राप्त कर सकती है। अर्थात इसमें जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे करों की दरों में भी वृद्धि होना चाहिए और आय कम होने पर करों की दरों में भी कमी किया जाना चाहिए। तो इस तरह अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है व्यय और सीमांत सामाजिक लाभ। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार कर से प्राप्त आय को सरकार इस प्रकार व्यय करे कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो, चाहे वह
धनी वर्ग हो चाहे वह गरीब वर्ग, सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। जिन वर्गों के लिए आय की सीमांत उपयोगिता ऊंची है उन पर सरकार अधिक व्यय करे और जिनके लिए आय की सीमांत उपयोगिता कम है उन पर सरकार कम व्यय करे या बिल्कुल व्यय न करे। इस प्रकार यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय प्रगतिशील दरों से किया जाएगा तो अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा बिंदु है सीमांत सामाजिक त्याग और लाभ का सिद्धांत। जब सरकार कर लगाती है तो करदाता कर की प्रत्येक इकाई चुकाते समय अपनी उपयोगिता को त्यागता है। इसको सामाजिक त्याग या सीमांत सामाजिक त्याग कहा जाता है। इसके विपरीत जब सरकार व्यय करती है, लोगों के लिए व्यय करती है, तो इससे लाभ प्राप्त होता है। उस लाभ को सामाजिक लाभ या सीमांत सामाजिक लाभ कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिस बिंदु पर लोगों के द्वारा कर चुकाने के रूप में सीमांत सामाजिक त्याग और सरकार के व्यय से प्राप्त सीमांत सामाजिक लाभ बराबर हो जाते हैं, वही दशा ही करारोपण के लिए उपयुक्त दशा होता है। अर्थात लोक आय एवं व्यय की आदर्श दशा वही बिंदु होता है। इसी बिंदु पर कुल सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। इस बिंदु से अधिक कर लगाने पर सामाजिक त्याग अधिक होगा और सामाजिक लाभ कम होगा। इसी प्रकार इस बिंदु से कम कर लगाने पर सामाजिक त्याग कम होगा और व्यय से सामाजिक लाभ अधिक होगा। आगे हम इसको तालिका के द्वारा समझेंगे। इस तालिका की सहायता से बताया गया है कि सरकार को कितना कर लेना चाहिए और कितना व्यय करना चाहिए। तो इस तालिका में लोक वित्त में त्याग एवं लाभ को बताया गया है। इसमें कर एवं व्यय की इकाई, कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न त्याग और व्यय से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें देखिए, यहाँ तालिका में कर की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे कर से उत्पन्न सीमांत त्याग में वृद्धि होती जा रही है। अर्थात जब कर 1 इकाई है तब सीमांत त्याग 10 इकाई है। तालिका को आप ध्यान से देखिए। और कर की मात्रा 2 है तो सीमांत त्याग 20 है। इस प्रकार कर की मात्रा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होने पर सीमांत त्याग क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो जाता है। इस प्रकार कर की 1 इकाई व्यय करने पर 90 इकाई के बराबर संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है। यहाँ पर देखिए, कर की 1 इकाई लगाने पर जो त्याग है वो 10 है और 1 इकाई सरकार के द्वारा व्यय करने पर व्यय से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वो 90 इकाई है। जब सरकार व्यय बढ़ाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर देती है तो उपयोगिता या संतुष्टि घटकर क्रमशः घट रहा है। संतुष्टि देखिए 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 हो जाता है। तो यहाँ तालिका में कर तथा व्यय की 5वीं इकाई, जहाँ पर कर से उत्पन्न त्याग और व्यय से प्राप्त संतुष्टि बराबर है, जिसको रेड से दिखाया गया है। इस प्रकार कर एवं व्यय की 5वीं इकाई पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यदि सरकार 5वीं इकाई से अधिक कर लगाती है तो कर से उत्पन्न त्याग अधिक होगा और व्यय से प्राप्त उपयोगिता कम होगा। और यदि सरकार 5वीं इकाई से कम कर लगाती है तो कर से उत्पन्न त्याग कम होगा और व्यय से प्राप्त उपयोगिता अधिक होगी। अर्थात 5वीं इकाई पर ही कर से उत्पन्न त्याग और संतुष्टि बराबर है। यही बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा तालिका के अनुसार। आगे हम इसी को रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। इस रेखा चित्र में
कैसे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है उसको इस रेखा चित्र के द्वारा बताया गया है। रेखा चित्र को आप देखिए। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ SS वक्र करारोपण से उत्पन्न त्याग को दर्शा रहा है और UU वक्र व्यय से प्राप्त उपयोगिता को दर्शा रहा है। SS वक्र बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ है। क्यों ऊपर उठता हुआ है? क्योंकि कर इकाइयों में वृद्धि से सामाजिक त्याग की मात्रा में वृद्धि होती है, जो सामाजिक त्याग में वृद्धि का सूचक है। नीचे से ऊपर वक्र चढ़ता हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कर की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे लोगों का जो त्याग है वो भी बढ़ते जा रहा है। UU वक्र बाएं से दाएं झुका हुआ है, जो अधिक व्यय से घटती हुई सामाजिक संतुष्टि को दर्शा रहा है। सरकार के द्वारा जैसे जैसे अधिक व्यय किया जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कम होते जाता है, इसलिए UU वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है। इस रेखा चित्र में देखिए SS वक्र और UU वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। यही E बिंदु साम्य बिंदु है। इस बिंदु पर OM मात्रा में आय एवं व्यय होने पर जनता का कर के रूप में त्याग और सरकार के व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर है। यही बिंदु अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु होगा। यदि सरकार OM1 मात्रा में कर लगाती है तो लोगों का जो त्याग है वो BM होगा और उपयोगिता AM1 होगी, अर्थात सरकारी व्यय से करदाता को AB के बराबर अधिक लाभ मिलेगा। इससे सरकार को हानि होगी और सरकार कर बढ़ाएगी या कर की दरों में वृद्धि करेगी। और यदि सरकार OM2 मात्रा में कर लगाती है तो लोगों का त्याग LM2 और उपयोगिता NM2 मिलेगी। ऐसी दशा में लोग करों का विरोध करेंगे क्योंकि उन्हें LN के बराबर अधिक त्याग करना पड़ रहा है और जो उपयोगिता मिल रही है वो कम मिल रहा है, त्याग अधिक करना पड़ रहा है, इसलिए जनता इसका विरोध करेगी। अर्थात अधिकतम सामाजिक लाभ तभी मिलेगा जब सरकार OM मात्रा में कर लगाएगा और यहीं पर इसी बिंदु पर त्याग और संतुष्टि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और यही करारोपण की आदर्श दशा होगी इस रेखा चित्र के अनुसार। आगे हम देखेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है केवल सार्वजनिक आय और व्यय को किस सीमा तक बढ़ाना है या घटाना है इसके बारे में केवल व्याख्या नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा सार्वजनिक आय एवं व्यय का विभाजन कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत व्याख्या करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय व्यय का विभिन्न मदों पर विभाजन। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मदों पर किस प्रकार खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर खर्च की गई राशि से प्राप्त होने वाला जो सीमांत सामाजिक उपयोगिता है वो बराबर हो जाए, ताकि कुल उपयोगिता भी अधिकतम प्राप्त हो। इसके लिए सरकार को सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय करना पड़ेगा। उसी को इस तालिका में दिखाया गया है कि सरकार जो विभिन्न मदों पर व्यय करती है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर व्यय करती है। तो इस तालिका में देखिए व्यय की इकाई लिया गया है और जो व्यय किया जा रहा है वो 3 मदों पर व्यय किया जा रहा है, रक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर व्यय। तालिका में देखिए सरकार 6 इकाइयां व्यय कर रही है। व्यय 3 मदों पर किया जा रहा है, किस पर? रक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर
जो व्यय किया जा रहा है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय किया जा रहा है। इसलिए रक्षा पर 3 इकाई, स्वास्थ्य पर 2 इकाई और शिक्षा पर 1 इकाई सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। आगे हम इसी को रेखाचित्र के द्वारा समझेंगे। किन किन मदों पर सरकार के द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है और किस तरह व्यय करने से हर मदों से जो मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बराबर होगी, उसको इस रेखाचित्र की सहायता से बताया गया है। इस रेखाचित्र में देखिए ओ एक्स अक्ष पर व्यय की मांग और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। रेखाचित्र में पीसी रेखा देखिए, पीसी रेखा जो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है ना, पीसी रेखा सम सीमांत उपयोगिता रेखा है। डीडी, एचएच, टीटी रेखाएं उन पर खर्च से प्राप्त उपयोगिता को दर्शा रही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मदों पर सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए डीडी मद पर OM1, एचएच मद पर OM और टीटी मद पर OM2 खर्च करना होगा, तभी तीनों मदों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। इससे कम या अधिक व्यय करने पर तीनों मदों से सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होगा। आगे हम देखेंगे विभिन्न स्रोतों पर करों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में भी अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताता है। तो इसमें विभिन्न स्रोतों पर करों का विभाजन में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ये बताता है कि विभिन्न आय स्रोतों पर कर किस तरह से निर्धारित किया जाए कि सभी स्रोतों का सामाजिक त्याग बराबर रहे। हर स्रोत से जो सामाजिक त्याग होता है वो बराबर रहे, कम ज़्यादा ना हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुल सीमांत त्याग तभी न्यूनतम होगा जब सभी स्रोतों का सीमांत त्याग बराबर हो। इसके लिए गरीबों पर जिनका सामाजिक त्याग अधिक होता है, क्योंकि उनकी आय कम रहने के कारण कम कर लगने पर भी उनका जो सीमांत त्याग होता है वो अधिक होता है। तो सीमांत त्याग अधिक है तो कम करारोपण किया जाए, तथा अमीरों पर जिनका सीमांत त्याग कम है अधिक करारोपण किया जाए। इसको रेखाचित्र के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इस रेखाचित्र में देखिए, इस रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पर कर की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। रेखाचित्र में देखिए ए, बी, सी कर स्रोतों पर करारोपण करने पर इन स्रोतों को सीमांत त्याग अलग अलग करना पड़ता है। रेखाचित्र में देखिए एस एस रेखा जो है समान त्याग बता रही है। ये जो एस एस रेखा है समान त्याग को बताती है। इस दशा में यदि सी स्रोत OM2 और बी स्रोत OM और ए स्रोत OM1 कर चुकाएगा तभी अधिकतम लाभ की दशा प्राप्त होगी। इससे कम या अधिक कर चुकाने पर अधिकतम लाभ की दशा प्राप्त नहीं होगी। आगे हम देखेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की कठिनाइयाँ एवं सीमाएं। अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है सैद्धांतिक दृष्टि से यह एक आदर्श सिद्धांत है, तर्कपूर्ण है, न्यायसंगत सिद्धांत माना जाता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसकी अनेक कठिनाइयाँ एवं सीमाएं हैं। इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो कठिनाइयाँ हैं, सीमांत त्याग एवं सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना कठिन। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता की बात कही गई है। तो इसमें जब अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की गणना की जाती है, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को प्राप्त करने का जब प्रयास किया जाता है, तब सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता को मापना कठिन होता है, क्योंकि इसको मापने के लिए कोई मशीन या यंत्र नहीं है। इसको ज्ञात करना कठिन होता है कि सार्वजनिक व्यय से जनता को कितनी उपयोगिता मिली है और करारोपण से उसे कितना त्याग करना पड़ा है, इसको मापना कठिन है। दूसरा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य में अंतर। सरकार जब भी व्यय करती है, सरकार जब भी उद्देश्य निर्धारित करती है, हमेशा दीर्घकालीन उद्देश्यों से वो
सार्वजनिक व्यय करती है, जबकि व्यक्ति अल्पकालीन उद्देश्यों से व्यय करता है। जब व्यक्ति कर देता है तब उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। व्यक्ति जब कर देता है तो उसके बदले में वह तुरंत लाभ चाहता है, जबकि सरकार दीर्घकाल के लाभप्रद कार्यों पर व्यय करती है। इस दशा में कर भार वर्तमान पीढ़ी सहती है और उसका जो लाभ मिलता है, कर व्यय का जो लाभ मिलता है वो वर्तमान पीढ़ी को नहीं मिलता है, बल्कि इसका जो लाभ है वो भविष्य की पीढ़ी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वर्तमान त्याग और भविष्य के लाभ के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ की गणना करना कठिन होता है। तीसरा कठिनाइयां है मिश्रित लाभ एवं हानियां। सरकार के करों की आय एवं व्यय से प्राप्त लाभ हानि की गणना करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सरकार दीर्घकालीन लाभ की दृष्टि से व्यय करती है, जबकि व्यक्ति तुरंत लाभ चाहता है। ऐसे में अधिकतम सामाजिक लाभ की गणना करना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कई जो कर हैं सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, तो उन करों का समाज के किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, समाज के किस वर्ग को कितना त्याग करना पड़ा है, कौन सा वर्ग अधिक त्याग किया है और कौन सा वर्ग कम त्याग किया है, इसका सही अनुमान लगाना कठिन होता है। इसके अलावा देखते हैं कि जो नशीली है, हानिप्रद जो वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुओं पर सरकार के द्वारा अधिक कर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए हानिप्रद होते हैं, है ना। और अधिक कर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जो कर होते हैं ये सीमित होते हैं। इसके विपरीत जो सामान्य कर हैं, सामान्य करों से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, बचत, विनियोग क्षमता भी घटती है, कार्यकुशलता और उत्पादन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी दशा में अधिकतम सामाजिक लाभ की गणना करना संभव नहीं होता है। अगला जो कठिनाइयां हैं राजनीतिक जटिलताएं। आज हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक युग है। इस प्रजातांत्रिक युग में जनता द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। ऐसे समय में सरकार की जवाबदारी बढ़ जाती है। इसके कारण जो सार्वजनिक आय एवं व्यय होते हैं उस पर राजनीतिक जो जटिलताएं हैं वो अक्सर हावी रहती है। अगली समस्या है आय एवं व्यय की सामंजस्यता कठिन। सरकार के द्वारा एक वर्ष के लिए बजट बनाकर आय व्यय का समायोजन किया जाता है। जब सरकार बजट बनाती है तो आय के अनुसार व्यय का समायोजन करने का प्रयास करती है, लेकिन और साल भर में जो सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है उसमें आय व्यय के समायोजन के आधार पर खर्च भी किया जाता है। लेकिन जब देश में समस्याएं आती हैं, जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप, सूखा, कोई महामारी आ जाती है, तो इसके कारण सरकार आय व्यय के सामंजस्य नहीं कर पाती। इसमें आय व्यय का सामंजस्य स्थापित करने में सरकार को कठिनाइयाँ होती है। तो ये अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की कठिनाइयाँ एवं सीमा है। आगे हम देखेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ की आर्थिक कसौटी। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रोफेसर डाल्टन ने कुछ आर्थिक कसौटियाँ बताई हैं। तो इसमें पहला जो कसौटी है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। डाल्टन ने सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए दो मुख्य कसौटी बताई है। एक है उत्पादन शक्ति में वृद्धि और दूसरा उत्पादित धन के वितरण में सुधार। तो उत्पादन शक्ति में वृद्धि के लिए उत्पादन में सुधार करके उत्पादन शक्ति में वृद्धि किया जा सकता है। उत्पादन संगठन में सुधार करके और उत्पादन के आकार और स्वरूप में सुधार करके भी उत्पादन शक्ति में वृद्धि किया जा सकता है। और उत्पादित धन के वितरण में सुधार के लिए धन के असमान वितरण को कम करके और आय में होने वाले उच्चावचन से गरीब वर्ग को सुरक्षा देकर धन के वितरण में सुधार किया जा सकता है। दूसरा कसौटी है सुरक्षा एवं शांति। सुरक्षा और शांति के बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं है। जब तक देश में सुरक्षा और शांति व्यवस्था नहीं रहेगा, देश में अधिकतम सामाजिक कल्याण संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा पुलिस, फौज,
जेल, अदालत, इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं जो देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को हानि पहुंचाते, ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जाता है, जो कि उचित है। अगला है आर्थिक स्थिरता। देश की आर्थिक विकास के लिए आर्थिक स्थिरता बहुत ज़रूरी होता है। जब तक देश में आर्थिक स्थिरता नहीं रहेगा, देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक स्थिरता होने पर ही अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत साकार होता है, क्योंकि अस्थिरता से देश में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। अगली कसौटी है भावी पीढ़ी पर प्रभाव। सार्वजनिक आय व्यय का भावी पीढ़ियों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। अधिक और ऊंची कर दर से लोगों की बचत करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए उत्पादन कम हो जाता है। तो सरकार को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए सरकार जिम्मेदार होता है। केवल वर्तमान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि भविष्य के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसलिए सरकार को वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक व्यय करना चाहिए और अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला है सामाजिक कल्याण का आकलन। प्रोफेसर डाल्टन मानते हैं कि सरकार को सामाजिक कल्याण का आकलन करना चाहिए। इसके लिए सरकार को वर्तमान और भविष्य दोनों के प्रभावों को आंकना चाहिए। सार्वजनिक व्यय करने से वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन प्रभावों का आकलन करना चाहिए। लाभ हानि की तुलना करना चाहिए और आय व्यय की सत्यता को भी परखा जाना चाहिए, तभी अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह प्रोफेसर डाल्टन ने कैसे अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, देश में कर किस दर से लगाना चाहिए और उस कर से जो आय प्राप्त होता है, सार्वजनिक आय प्राप्त होता है, उस सार्वजनिक आय का व्यय किस तरह किया जाना चाहिए ताकि देश में अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, इसको इस सिद्धांत में बताया गया है। धन्यवाद।